RSTV का दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर CK काशी, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, एंड मेरे साथ हैं डॉक्टर पूनम इक्का, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, इस्पात जनरल हॉस्पिटल। नमस्कार। आज हम लोग इधर में मौजूद हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन जो खासकर बच्चों में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड उसका बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे एंड फिर बहुत डिटेल्स में उसको कैसा होगा और उसको प्रिवेंशन कैसा करना है, अगर होगा तो क्या करना है, ये सब डिटेल्स हम लोग के साथ शेयर करने के लिए है डॉक्टर पूनम इक्का। नमस्कार। ये कहानी शुरू होती है हमारे एक IGH में एक बच्चे के एडमिशन के थ्रू। वो एक 1.5 साल का बच्चा था जो कि पिछले 6 महीने से रिपीटेड सीजर्स या मिर्गी बीमारी से ग्रस्त था। हमने उसके डायग्नोसिस के लिए पहले हिस्ट्री लिया, फिर उसका न्यूरो इमेजिंग MRI कराया। उस MRI में पता चला कि उसके ब्रेन के अंदर में एक सिस्ट है जो कि वेंट्रिकल्स में था, जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो ये सिस्ट जो है वो बीमारी की वजह से था, जो कि था न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो आज हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस क्या है, कैसे फैलता है और कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस बारे जानने के लिए, आप सबको बताने के लिए हमने ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। ये सब शुरू होने से पहले मैडम काइंडली आप बता देंगे कि ये सिस्टिक सर्कोसिस ये कौन सा वर्म का इन्फेक्शन होता है, एंड फिर ये बच्चों का ब्रेन को कैसा असर करता है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ब्रेन का एक इन्फेक्शन, एक संक्रमण है जो कि टेपवर्म टीनिया सोलियम का लार्वल फॉर्म की वजह से होता है। तो जब हमारे अंदर टीनिया सोलियम जो टेपवर्म होता है, उसके एग्स जो होते हैं हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, यूजुअली हमारे यहाँ एंटर करते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड या वाटर से। तो ये फिर हमारे अंदर जाके पहले हैच करते हैं, फिर उनका लार्वल फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है डिफरेंट जगह में। जब वो ट्रैवल करके ब्रेन में जाता है तो ये हमारे ब्रेन टिश्यू में सिस्ट फॉर्म करके रहता है और वहाँ हमारे ब्रेन टिश्यू को इरिटेट करता है और उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से सीजर्स एट्सेट्रा सारी चीज़ें होते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था, ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्वायर्ड एपिलेप्सी या फिर मिर्गी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। तो ये प्रदूषण मतलब कंटामिनेशन का चलते मेनली होगा, जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ, तो जी हाँ। कोई भी बच्चा अगर इसका ये इन्फेक्शन का होता है, कोई बच्चा को घर वाले कैसे पहचानेंगे मैडम? जी हाँ, सिम्टम्स न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो ब्रेन का सिस्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें सबसे कॉमन होता है सीजर या मिर्गी, अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट जो होता है। प्रीवियसली एक हेल्दी बच्चा है, अचानक से उसको सीजर्स होने स्टार्ट होते हैं, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा बाकी और हैं, जैसे कि हेडेक्स होना, स्पेशली हेडेक्स के साथ वॉमिटिंग होना, फिर ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस भी होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं। बहुत छोटे बच्चों में जब ये सब नहीं होता है तो उनमें खाली इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव क्राइंग भी हो सकता है। इसके तरह पेरेंट्स जान सकते हैं कि कुछ बीमारी है और वो हॉस्पिटल लाके डायग्नोस जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लाके उसको ट्रीटमेंट दिखाना चाहिए। ओके, तो इसका खान पान का कैसे संबंध है मैडम इसको? न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज़ वेरी स्ट्रांगली लिंक टू हाइजीन, ठीक है ना। वो हाइजीन से सबसे ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट संबंध है उसका, क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है ना हमारा कंटामिनेटेड, स्पेशली ह्यूमन फीसीज के कंटामिनेशन से ही होता है, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक एग्स जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं, वाले अनहाइजीनिक कंडीशंस में, कहीं पानी या फिर खाना में, अनवॉश्ड वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में अगर वो रह जाते हैं, कंटामिनेट कर गए हैं और वो खा लेते हैं बच्चे, तो हमारे अंदर वो सिस्ट होकर ये बीमारी हो सकता है। तो यूजुअली हमारे और जो इम्पॉर्टेंट मतलब फूड हैबिट्स जिसकी वजह से हो सकता है वो है आपका पुअर हैंड हाइजीन, स्पेशली टॉयलेट यूज़ करने के बाद। फिर जाकर ये इम्पॉर्टेंट बात ये रहता है कि ये पहले जैसा होता है अंडर कुक्ड मीट की वजह से, अंडर कुक्ड खाने की वजह से आपको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस नहीं होता है। वो आपका एडल्ट टेपवर्म जो होता है वो होता है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो होता है वो आपका कंटामिनेटेड खाने से होता है। ओके, राइट। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं, एक खाने का हैबिट्स का चलते बहुत ही इसका लिंक है बहुत। तो डेफिनेटली इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मतलब ये आने से रोका भी जा सकता है, जैसा आपका बोलने का अर्थ निकलता है। तो काइंडली कुछ बता सकते हैं स्टेप्स की कैसे इसको बीमारी का बारे में पढ़ने से बच सकते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स में? जी हाँ, बिल्कुल। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल है। हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला है हैंड वॉशिंग, ठीक है ना। प्रॉपर हैंड वॉशिंग स्पेशली विथ सोप बिफोर मील्स, ठीक है, खाने से पहले और हर बार टॉयलेट यूज़ करने के बाद, जिससे हमारे एग्स जो होते हैं वो धुल जाए,
ठीक है, और हमारे हैंड साफ रहे। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं, हमें ये नहीं पता रहता है, स्पेशली सैलड्स में अनकुक्ड, मतलब कि हमारे जब खाते हैं कहीं भी जाते हैं सैलड्स रहते हैं, अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ठीक से धोया हुआ है नहीं हुआ है, तो उससे कभी कभी कंटामिनेशन अगर हुए रहते हैं तब उनसे हो सकता है। तो हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से धोने चाहिए। फिर सेफ़ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, एंड फिर गुड सैनिटेशन यूज़ करना चाहिए, टॉयलेट्स यूज़ करना चाहिए। ओपन डेफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको कंटामिनेशन में स्प्रेड करने के लिए। प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड करना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी अवेयरनेस और हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ओके, राइट मैडम। तो मान लेते हैं कि कोई भी बच्चा को अनफॉर्चुनेटली ये वाला बीमारी का सिम्टम्स अगर शुरू हो गया है, तो इसको जल्द से जल्द डायग्नोस करने के लिए या फिर पता करने के लिए क्या तरीका है मैडम? एंड एक बार अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा का अगर हो जाता है, क्योंकि ये ब्रेन का संबंधित है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार ब्रेन को अटैक कर गया है तो इसका परमानेंट इफेक्ट्स होने का चांस रहता है। तो ये वाला बात सच है कि ये इसका बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ज़्यादातर बच्चे जो होता है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो दे यूजुअली रिकवर बहुत जल्दी अच्छे से करते हैं। तो ट्रीटमेंट यूजुअली हम लोग जो देते हैं, सबसे इनिशियली हम लोग सीजर्स कंट्रोल करने के लिए देते हैं, और वो इन्फेक्शन जो है सिस्ट मारने के लिए हम एंटीसिस्टिडल ड्रग्स देते हैं हम लोग, और इडिमा कम करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। प्रॉपर मेडिकल केयर फॉलोअप के बाद चिल्ड्रन नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा पेरेंट्स को। आपको बोलने का मतलब ये है कि पहले जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं कि कोई भी बीमारी वाला बच्चा जो सिम्टम्स को होता है, तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाने से बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट होने का चांस रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। ओके, राइट, ओके, थैंक यू मैडम। ये बीमारी एक्चुअली डायग्नोज कैसे करते हैं मैडम? बच्चों में कैसा पकड़ा जाता है ये बीमारी? हाँ, अगर एक प्रीवियसली हेल्दी चाइल्ड हमारे पास झटका, सीजर्स या मिर्गी लेके आता है, तो हम सबसे पहले उसका हिस्ट्री लेते हैं कि क्यों हो रहा है। बाकी प्रॉपर हिस्ट्री के बाद हम उसे न्यूरो इमेजिंग के लिए भेजते हैं। आइदर सीटी स्कैन करते हैं ब्रेन का या फिर एमआरआई करते हैं। वो सीटी स्कैन एमआरआई हमको सिस्ट दिखाता है ब्रेन में। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो कि कंफर्म करने में हेल्प करते हैं डायग्नोसिस के। और मेन है कि अर्ली इमेजिंग जब करते हैं तो हमको वो सिस्ट दिखाई देते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से हम आराम से डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे को न्यूरोसिस्टिसोकोसिस है। तो ये अभी ये सब शुरू होने से पहले जो केस का एग्जांपल आप बताए थे, तो क्योंकि ये सब फैसिलिटीज़ हम लोग का हॉस्पिटल में था, इसीलिए बच्चा को जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके ट्रीटमेंट भी हम लोग अच्छे से कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ओके मैडम। क्योंकि ये बच्चों का इन्फेक्शन है, कई लोगों में ये भी डाउट लगता है कि एक बच्चे से दूसरा बच्चों को ये फैलने का चांस रहता है कि नहीं रहता है। यदि रहता है तो फिर क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है? ये बीमारी डायरेक्टली बच्चों से बच्चों स्प्रेड नहीं करता है, जैसे बाकी इन्फेक्शंस होते हैं, तो डायरेक्टली कंटेजियस नहीं होता है। इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर है। अगर कोई बच्चा का इम्प्रॉपर हाइजीन है तो उसके थ्रू पानी और खाने से ट्रैवल कर सकता है, फैल सकता है, बट डायरेक्टली आपका ये नहीं होता है। इसीलिए हमको पहले मेन सिखाना ये है कि प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीननेस, इसके ऊपर ध्यान देना है, जिसकी वजह से हम सबको फैमिलीज़ को और कम्युनिटीज़ को समझाना है। इसी से इस बीमारी का प्रिवेंशन हो सकता है। और एक चीज़ जो आपका बातों से हमको समझ में आया कि अगर ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे तो बच्चा इतना डेंजर कंडीशन में जाने का चांसेस कम है। तो फिर ऐसा ये वाला फ़र्क क्यों आ रहा है मैडम कि कुछ केसेस ही बहुत डेंजर में क्यों हो रहा है और कुछ केसेस जल्दी क्यों ठीक हो रहे हैं? जी हाँ, अच्छा सवाल है ये वाला। एक्चुअली सीवियरिटी जो होता है वो सिस्ट जो हो कि लोकेशन पे डिपेंड करता है कि सिस्ट कहाँ जाके ट्रैवल किया है। अगर ब्रेन के वो पैरेन्काइमा में रहता है तो सीजर्स करता है। अगर वो डेंजरस जो सेंसिटिव एरियाज़ में रहता है, जैसे कि आपका वेंट्रिकल्स जो बोलते हैं, जो कि ब्रेन के अंदर जो आपका पानी का रास्ता जो होता है, जगह होता है, उसमें अगर होता है तो वो आपका पानी का बहाव, जो ब्रेन का फ्लूइड का बहाव को रोक सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से प्रेशर ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है। तब उस समय डेंजरस कंडीशंस होते हैं तो सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है। बट यूजुअली खाली मेडिकेशन से यूजुअली बच्चे ठीक हो जाते हैं अगर वो नॉन सेंसिटिव एरियाज़ में है तो आपका बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो भी बच्चा को अगर न्यूरोसिस्टिसोकोसिस हो के ब्रेन में अगर कुछ होता है, हर बच्चा को सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सर्जरी का ज़रूरत सिर्फ बहुत ही रेयर केसेस जहाँ पर वो सेंसिटिव एरियाज़ में है तभी ज़रूरत पड़ता है। ओके, थैंक यू मैडम। फिर मेरा लास्ट सवाल है, मान लेते हैं कि कोई एक अनफॉर्चुनेट बच्चा को ये वाला इन्फेक्शन हुआ है। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद फिर दोबारा ये वाला इन्फेक्शन होने का चांसेस कितना है अगर है तो?
रिकरेंस तो अनकॉमन होता है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कंप्लीट किया गया है, हाइजीन मेंटेन किया गया है तो रीइन्फेक्शन नहीं होता है। बट अगर फिर भी वो फिर से आपका सैनिटेशन के ऊपर और क्लीननेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपना हाइजीन प्रैक्टिसेस चेंज नहीं किए, कभी कभी फिर से ऑटो इन्फेक्शन हुआ या फिर से वही कंटामिनेटेड फूड वाटर से फिर से अगर कंटामिनेशन हुआ, तब रिकरेंस हो सकता है। इसीलिए हम जैसे स्ट्रेस कर रहे हैं प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका बोलने का मतलब क्या है कि अगर एक बार ये इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाएगा तो कुछ हद तक दिक्कत तो होगा, बट अच्छा बात यही है कि देयर आर बहुत सारा चीज़ें ऐसा है जो हम आने से ही प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक सिंपल मेजर्स लाइक हैंड हाइजीन, उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जी हाँ, सिंपल मेजर हैंड हाइजीन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से धो के खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बिकॉज हम लोग सैलड्स बहुत ज़्यादा हम मानते हैं कि सैलड्स आर वेरी हेल्दी, दे आर हेल्दी, बट यू हैव टू वॉश देम प्रॉपरली, ठीक है ना। उसे भी अच्छे से धो के खाना चाहिए, एटलीस्ट उनका जो छिलका होता है वो अच्छे से निकाल के खाएं, बाहर रखा हुआ नहीं खाएं, ठीक है, फ्रेश खाएं। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू।